चलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी बिल्कुल सही। कौन सा? क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें एक बार क्या क्या पढ़ा चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ चीज़ों को हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था जिसमें कंडक्शन था, इंडक्शन था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन था। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हम क्या कर रहे थे? किसी भी इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन में किसकी बात कर रहे थे? इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जा सकता है। ये सब बातें आपको क्लियर है 100%, कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद हमने कल अपने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ। जी बिल्कुल सही। कौन सा पढ़ा था? कूलम्स लॉ। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कूलम्स लॉ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल किए थे, जिसमें शायद आपको कहीं भी थोड़ा भी तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा या डाउट नहीं होगा। ठीक ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ क्या था। तो कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? जी बिल्कुल सही। क्या नाम था उसका? कूलम्स लॉ। जी बिल्कुल सही। तो देखिए फिर से एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ क्या कहता है या कूलम्स लॉ होता क्या है। थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड, पॉइंट चार्ज के लिए है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर कल आपको क्या बताया था, मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज क्या है Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या था Q2, और दोनों कुछ R डिस्टेंस है, सेपरेटेड है या R दूरी पर पड़े हुए हैं। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? The force acting between two point charges is directly proportional to the product of charge. The force acting between two point charges is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. याद है? सीधी सी अगर बात करो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ओ जो है चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सब बातें कल क्लियर हो गई थी। तो मैं आपको अगर फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ तो मैंने क्या लिखा था, ये देखिए, ये बराबर क्या लिखा था? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लिखा होगा। ऐसे ही मैंने लिखा था क्या? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F जहाँ पे क्या था? फोर्स था। के था कूलम्स कांस्टेंट और Q1 Q2 जो थे चार्जेस थे और R क्या था? R स्क्वायर क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। ये तब तो क्लियर है बात को, आपको ये सब बातें क्लियर है। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि जो K होता है, K होता है कूलम्स कांस्टेंट। K क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। और हमने आपको यूनिट के साथ बताया था कल, के की वैल्यू तो बताया था पर यूनिट के साथ आपको के की वैल्यू निकाल के बताया था। तो के की वैल्यू कितना आई थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर यूनिट क्या थी बोलो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक बातें याद है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और एक चीज़ और बताया था मैं आपको, जो के की वैल्यू ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। तो के की वैल्यू देखिए, के की वैल्यू को ऐसे भी लिखा था अगर आपको याद होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा था कि के की वैल्यू और क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये लिखा था। अगर इस वैल्यू को मैं लिख के अगर इस के की जगह पे पुट करूँ तो देखिए, और फॉर्मूला मेरा क्या बन गया था? एफ इक्वल टू, जी बिल्कुल सही, याद है आपको? हाँ बोलिए, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सही है। क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर? जाहिर सी बात, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर? ये फॉर्मूला, ये सब बातें कल डिस्कस हो गई थी, कल बात हो गई थी। इतनी सारी बातें आपको याद है, शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मुझे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक, बिल्कुल सही, आ गई होंगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज़ और बात किया था मैं आपको, थोड़ा सा अगर याद दिलाने की बात याद दिलाऊंगा आपको, तो एक और बात किया था आपको इससे। तो देखिए बताते हैं क्या बात किया था आपसे।
मैंने ये भी बोला था कि जो फोर्स है Q1 Q2 जो चार्जेस है इनके बीच जो फोर्स लगेगा, तो हमने आपको ये भी बताया था कि एक्शन रिएक्शन पेयर भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। मतलब ये जो फोर्स होते हैं एक्शन रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि Q1 जो चार्ज है जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा, Q1 चार्ज जो है जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 पलट के किस पे लगाएगा, Q1 पे। यही बताया था ना कल, यही बात हुई थी। अगर भाई इधर मान लीजिए सेम चार्जेस का रिपल्शन होगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, बोलिए क्या लिखूँ, ऐसा लिख दूँ F12। F12 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, F12 क्या हो गया, या F1 आप कहीं F12 भी बोल सकते हैं, पर ये क्या लिखा हुआ, इसका मतलब है F12। इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बिल्कुल सही। वन का मतलब क्या, चार्ज वन Q1। इसका F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसका मतलब हुआ कि चार्ज वन पे चार्ज Q1 पे Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। F12 का मतलब समझ आ गया आपको। F12 का मतलब क्या, चार्ज 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, जिसे हमने क्या बोल रहा है F12। उसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्या इसका मतलब, F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 मतलब ये Q1 ड्यू टू, जी बिल्कुल सही, कौन सा, ड्यू टू 2। मतलब एक पे 2 की वजह से जो फोर्स आया मैंने उसको क्या नाम दिया, F12। अब आपने बोला कि मैंने इधर साइन क्यों इधर लगाया, क्यों साइन, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे आपने देखा हो कि ये जो F12 की डायरेक्शन मैंने इधर बनाया, इधर आपको दिख रहा हो कि F12 की डायरेक्शन मैंने क्या इधर बनाया है। अब इधर क्यों बनाया हो, आपके माइंड में जरा सा डाउट आ रहा होगा, जरा सा सवाल आ रहा होगा कि मैंने इसकी डायरेक्शन को मैंने ऐसा क्यों बनाया, इस दिशा में एरो क्यों दिया। तो देखिए ये भी चार्ज है Q1 है, ये कैसा है, ये भी Q2। तो Q1 कैसा है बोलिए, नेचर में कैसा है, पॉजिटिव है, और Q2 भी कैसा है नेचर में, पॉजिटिव। मतलब Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी कैसे है, पॉजिटिव है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे, जब भी दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे, तो जब भी दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, नफरत, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू ऐसे बोलते हो ना, वही हो, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा सेम है। तो F2 क्या करेगा, F1 को इधर, मतलब ये Q2 जो Q1 को इधर रिपेल करेगा, मतलब इसने Q2 ने क्या किया, Q1 पे फोर्स लगाया, जिसका हमने नाम क्या दिया, F12, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। और मैंने ये भी आपको बात किया था, ये भी बात हुई थी कि जितना फोर्स 2 जो है 1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ये जो 1 है किस पे लगाएगा, 2 पे। तो मैं इधर ऐसा डायरेक्शन करके दे दूं, बोलिए क्या लिखूं, F21। F21 का मतलब आप समझ ही गए हुए। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये तो हो गया ये। और यहाँ पे F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का इसका मतलब क्या हुआ, जो चार्ज 1 ने चार्ज 2 पर जो फोर्स लगाया हमने उसका क्या नाम दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब कि Q1 ने जितना फोर्स Q2 पे लगाया उतना ही फोर्स, उसी सेम अमाउंट का फोर्स Q2 ने पलट के क्या Q1 को लगाया। इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। इसका मतलब चार्ज 1 ने चार्ज 2 पे जितना फोर्स लगाया उतना ही सेम अमाउंट पे चार्ज Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया। इसलिए हम इस फोर्स को एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। इसका और दोनों का क्या मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम होगा बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग। इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड भी लिखा कि F12 इज इक्वल टू F21। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो गई 100%, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो गया होगा। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो गई 100%। ठीक, F12 इक्वल टू F21। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है,
बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, क्योंकि Q1 ने Q2 पे फोर्स इधर लगाया और Q2 ने Q1 पे इधर लगाया, इसीलिए ये लिखा हूँ मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या लिखा हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको जरा से भी कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो Q1 ने Q2 पर जितना फोर्स लगाया उतना ही सेम अमाउंट का या सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 ने Q1 पर भी लगाया, ठीक। यहाँ तक बातें 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी, होना भी नहीं चाहिए, क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक। इस फोर्स को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये जो फोर्सेस हैं Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रहे हैं, ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको एक्शन रिएक्शन बोल रहा हूँ। क्योंकि एक्शन रिएक्शन का मतलब कल भी बताया था आपको कि Q1 ने जितना फोर्स Q2 पे लगाया उतना ही फोर्स, सेम अमाउंट का फोर्स Q2 ने पलट के किस पे लगाया, Q1 पे। जी हाँ, बिल्कुल सही, आ गया यहाँ पे, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, जी सही, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसको आप लिख लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा शायद आपका लिख लिए होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो वेक्टर वो कूलम्ब्स लॉ को जो डेरिवेशन निकाले थे, जो फोर्स आया था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था, अब कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में जो हमने फोर्स देखिए, जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाला था, क्या था जी, बोलिए, हाँ बोल सकते हो जी, बिल्कुल सही, क्या आया था, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यह तो ऐसे बोल लीजिए, ऐसा ना बोलना चाहते तो आप K की वैल्यू रख के बोल दीजिए, K की वैल्यू कितना, 1/4πε0, तो उसकी वैल्यू रख के बोल दीजिए, कोई बात नहीं, तो बोल दीजिए, ठीक, क्या बोलो, F = K की वैल्यू कितना, 1/4πε0, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। Q1 Q2 अपॉन R², ये है, ये तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, जी बिल्कुल सही, किस में लिखना चाहता हूँ, वेक्टर फॉर्म में। तो आप अगला हेडिंग डाल सकते हो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सुना, क्या मैंने हेडिंग बोला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, पहले कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में, नीट में, जेईई मेन में पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ठीक है, चलिए आप हेडिंग क्या डालिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आप हेडिंग डाल लीजिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप हेडिंग डाल लीजिए। तो आइए देखते हैं, हेडिंग आपने डाल लिया होगा, कोई बात नहीं, ये डाल लीजिए, ठीक है। कूलम्ब्स ऐसे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वेक्टर फॉर्म का, ठीक है। चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इससे हमने पहले इसका जो फोर्स के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया था, उसके पहले तो हम लोगों ने पहले देख लिया था, देख लीजिए आप, अगर भूल गए होंगे तब फिर से देख लीजिए एक बार। हमने ऐसा निकाला था, F = K Q1 Q2 अपॉन R², ऐसा लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसा भी करके लिख दीजिए, F = K की वैल्यू पुट करके 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ऐसा चाहे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और चाहे आप इस फॉर्म, दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, K की वैल्यू रख दिया 1/4πε0, यहाँ तक बातें आपको 100% किया। अब मुझे कैसे को किसके फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में।
तो भाई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जानते होंगे आप, वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा 11th में ही आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम होगा वेक्टर। वेक्टर नाम के चैप्टर में आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। अगर फिर भी आप चीज़ें भूल गए होंगे तो फिर से आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। अगर मैं आप भूल गए होंगे तो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड पड़े, नेसेसिटी पड़े, ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इसी को चीज़ को किस में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कि इस चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए एफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स कैसा वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिखिए एफ वेक्टर इक्वल टू, ये तो ऐसा एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे कैसा रहेगा जी, बिल्कुल सही है। ये तो ऐसा कितना Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का Q इंटू आर वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ। कूलम्स लॉ को मतलब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लीजिए ऐसा, ए वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। आया समझ में कैसे लिखा मैंने। ये तो ऐसा लिख के आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इसको अलग तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए कैसे बता रहे हैं, ठीक से देखिएगा। पर ये बात तो समझ आई आपको ना, मैंने इसको कैसे लिखा जी। कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं अगर ये कैसे लिखा मैंने। अगर आपको जैसे मान लीजिए समझ में नहीं आया कि मैंने इसको कैसे लिखा हूँ तो आप इसको पूछ सकते हैं मुझसे कि मैंने इसको कैसे आया है। ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है चलिए लिख सकता हूँ ना, ठीक है चलिए। ऐसा अगर आपने समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। एक अलग तरीके से मैं अगर इसको बताऊँ, ये तो ऐसे लिखे, नहीं तो यहाँ भी आप अगर आप वेक्टर लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सही है। Q1 Q2 अपॉन आर मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं जी, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। कोई डाउट है आपको। अच्छा आपको यहाँ से समझ आया कि आर कैप ये क्या चीज़ है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब, थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ ना कि ये कैसे कैसे चीज़ें आ गई ज़िंदगी में थोड़ा तकलीफ देने के लिए, कुछ ऐसा ऐसा डाउट आपको। देखिए तो मैं ये जो आर कैप यूनिट वेक्टर इससे बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये जो यूनिट वेक्टर है मतलब आर कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर कैप का बराबर तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या देखिए अगर इस क्वांटिटी को, ये देखिए जो पूरा ये जो क्वांटिटी है अगर मैं इसके जगह पे यहाँ पे रख दूंगा, ठीक से देखिए अगर मैं इस पूरे क्वांटिटी को मैं इसकी जगह पे रख दूंगा, क्या इसकी जगह पे रख दूंगा क्या जैसे ऊपर जैसे लिखा है इसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए देखिए ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी को अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो क्या ये पूरा ये जो फॉर्म है पूरा इसी के जैसा बन जाएगा ऊपर वाला। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और एक चीज़ आपको खास करके एक चीज़ और बता दूं, जो यहाँ पे Q1 Q2 है, जो क्या है Q1 Q2 है, उसको हम कैसे साइन के साथ पुट करेंगे। साइन का मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैंने बोल दिया साइन के साथ पुट करेंगे तो आप कहीं से सोच ले कि मैं क्या करूँ, साइन अपनी साइन करके रख दूंगा। ऐसा नहीं कि आप साइन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप अपनी सिग्नेचर करके वैल्यू को पुट करोगे, ऐसा नहीं। साइन का मतलब अगर चार्जेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ पुट करोगे आप,
नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव के साथ पुट करना, ये वाला साइन बोल रहा हूँ मैं। सिग्नेचर वाली साइन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने ऐसा कहीं बोल दिया कि साइन के साथ पुट करना है तो आप करोगे अपना सिग्नेचर करके वैल्यू को पुट कर दोगे, ऐसा नहीं करना। तो मैंने क्या बोला कि Q1 Q2 को विथ साइन के साथ पुट करना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ पुट करके रखोगे और अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ रखोगे। ठीक, यहाँ तक बात आपको 100% क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सही। अगर आप चाहो तो एक स्टार बना के पॉइंट भी लिख सकते हो कि कैसे लिखोगे बोलो। ये चीज़ें लिख लिया होगा आपने, ये नोट कर लिया होगा, ये भी नोट कर लिया होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, जो पॉइंट लिखना है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो भाई क्या पॉइंट्स क्या बोला आपको जो लिखने के लिए, बोलिए। जो आप एक स्टार बना के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए? पुट Q1 Q2 विथ साइन। क्या मैंने बोला? पुट Q1 कोमा करके लिख लो Q2 विथ साइन, ऐसा बोला। ठीक, साइन के साथ। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रखोगे। तो फिर चार्जेस जैसे भी नेचर में जैसे भी होंगे उनको वैसे पुट कर देना। तो ये था आप हमारा क्या था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, बिल्कुल सही। और यहाँ पे के जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक, ये जो हमारा के जो के की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हमने रख दिया के की वैल्यू को 1/4πε0। के जो है के किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जब सवाल करेंगे तो हम वहाँ से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ से थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे दूँ आपको ग्रेविटेशनल के बारे में। ठीक, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दे दूँ, ये बाकी चीज़ें हो गई, आपने लिख लिया है? ठीक है, आप लिख लीजिए। तो थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है। ठीक है, हो गया? लिख लिया होगा आपने? ठीक है जी, बहुत अच्छे। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस क्या है, होते क्या हैं दोनों। ठीक, चलिए ठीक देखते हैं। तो आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं यहाँ से एफ जी लिख रहा हूँ। ठीक, इसका मतलब आप समझ जाइए, एफ जी का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप समझ जाइए, इसका एफ जी का मतलब मैंने क्या लिखा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी बिल्कुल सही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में क्या पढ़ा था? जी m1 m2 अपॉन क्या r²। बिल्कुल सही, आपने ये पढ़ा था ना ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में, क्लास 11th या 9th में दोनों में पढ़ा था। क्या लिखा था? एफ जी बराबर जी m1 m2 अपॉन r²। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने अभी क्या पढ़ा? जी बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी बिल्कुल सही। कौन सा पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ ई से। कैसे लिख रहा हूँ? एफ ई से। एफ मतलब फोर्स, ई का मतलब कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ ई मतलब आप फेरस मत समझ लीजिएगा। ठीक, एफ ई का मतलब फेरस मत समझिएगा आप। एफ ई का मतलब क्या मैं लिखा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, एफ ई का मतलब फेरस। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री रही है। ठीक, एफ ई का मतलब इसीलिए आप फेरस मत समझिए। एफ ई का मतलब मैंने क्या लिखा हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बोलिए? अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला था बोलिए? के Q1 Q2 अपॉन r², ये निकाला था। ठीक, ये कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कैसा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने अच्छा इस किस लिए लिखा? आपको थोड़ा सा फर्क बताने के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो देखिए पहले नंबर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपने इसको ग्रेविटेशनल को फोर्स को मतलब जो पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल लॉ, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से भी पढ़े होंगे। ठीक, मतलब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स सभी बॉडीज के लिए वैलिड है। ठीक, सभी, चाहे कितनी छोटी से छोटी हो, कितनी बड़ी से बड़ी, इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है सभी के लिए वैलिड है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो कूलम्स फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, पॉइंट चार्जेस के लिए ही है। ठीक, और एक चीज़ देखिए, ये तो हो गई
और एक चीज़ आपको खास बात जो याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जो सबसे खास बात है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी मीडियम, एक बॉडी को चाहे किस मीडियम में रखो, एक बॉडी को मान लो पानी में रख दो, एक बॉडी को हवा में लटका दो, या एक बॉडी को केरोसिन में डाल दो, एक बॉडी को पानी में डाल दो, तो उनके बीच किसी भी मीडियम को बदलो, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सबसे खास बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम के बदलने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक, याद ठीक से सुनिएगा कि मीडियम के बदलने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के बदलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्लियरिटी आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, और एक चीज़ बता दूं आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। नेचर में कैसा होगा, हमेशा अट्रैक्टिव। इसीलिए कभी कभी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। नेगेटिव मतलब साइन क्या बताता है कि ऑलवेज मतलब अट्रैक्शन दिखाता है। कि नेगेटिव साइन लिखा रहेगा इसका मतलब क्या समझोगे आप, अट्रैक्शन। मतलब दो बॉडीज, दो मासेस के बीच हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। बट वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो मैंने क्या बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमेशा नेचर में कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। मतलब हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। हमेशा दो बॉडीज के बीच हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। जो भी होता है आप सब जानते हो कैसे आकर्षण होता है, उससे आप भली भांति से परिचय होगे। ठीक, बट जो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और अब अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, आप इसको सोच भी सकते हैं बहुत आसानी से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई खतरनाक बात नहीं, बहुत सिंपल सी है। अब कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, आप जानते ही होंगे कब होगा। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं कि जब चार्जेस कैसे होंगे, सेम नेचर के चार्जेस का नेचर होगा सेम, तो उनके बीच जो फोर्स होगा कैसे होगा, जी हाँ कैसे होगा, रिपल्सिव होगा। या मतलब दोनों कैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल सही। और वहीं पे जब चार्जेस होंगे डिफरेंट नेचर के मतलब एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, तब उनके बीच फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। जी बिल्कुल सही, कैसा होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा ना, जी बिल्कुल सही। ये तो था थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस थोड़ा सा बता रहे थे कि आपको ग्रेविटेशन, क्योंकि आपने पहले से 11वीं क्लास में 11th में आपने ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं आपको यहाँ तक, बिल्कुल डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपने फोर्स पढ़ा है फिर के Q1 Q2 पर आर स्क्वायर, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चंस, आगे देखते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, पहले सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए। जी बिल्कुल सही। चलिए मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1 है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी बोल दीजिए आप, जी हाँ बोल दीजिए कुछ भी। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये है 3 कूलम का। ठीक है, और जो Q2 है इसको भी बोल दीजिए कुछ, कितना मान लीजिए, Q2 मान लीजिए कितने हैं, जी हाँ बोलिए कितने कूलम, ये भी मान लीजिए 3 कूलम। चलो ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेते। ठीक, 3 कूलम को मान लीजिए दोनों चार्जेस है। ठीक, Q1 भी 3 कूलम और Q2 भी 3 कूलम का है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन मान लीजिए ये भी मान लीजिए चलो 3 मीटर है। ठीक, 3 मीटर का सेपरेशन मान लीजिए। बस एक जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। Q1 भी हमारा कितना है, 3 कूलम का, Q2 भी कितना, 3 कूलम का, और इनके बीच की क्या डिस्टेंस जो है कितना है, 3 मीटर। मैं बोल दूँ कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस,
सवाल क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। जी बिल्कुल सही। क्या बोला मैंने? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। और दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है बोलिए जी? कितने? 3 मीटर। तो आप सिंपल सा सवाल है, क्या निकाल सकते हैं आप? कोई मुश्किल वाली बात है ये नहीं, ये तो सेकेंडों का काम है, निकाल लिए होंगे आप। उसमें से लगता है बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया होगा। जी बिल्कुल सही। बता दूं? चलिए ठीक है, बता देते हैं। बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। जो नहीं कर पाया होगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो Q1 मेरा कितना है? 3 कूलम का। और Q2 भी कितना है? 3 कूलम। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, मतलब ये Q1 और Q2 के बीच सेपरेशन मैंने कितना रखा है जी बोलिए? 3 मीटर। जी बिल्कुल सही ना। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन मैंने कितना रखा है? 3 मीटर। तो ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे, अगले अगले लेक्चर में, अगले क्लास में मिलेंगे, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए।